Good morning, dear students. In this video, we will going to study our chapter number 3, an empire across the three continent, part number 3. So, first topic of this part number 3 is cultural diversity, means सामाजिक विविधता. The cultural diversity was reflected in many ways at the many level. तो सामाजिक या सांस्कृतिक जो विविधता थी वह कई तरीक़ों से और कई स्तरों पर दिखाई देती थी. देयर वॉज ए वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डियटीज़, द pluralities of languages that were spoken, the styles of dresses that were worn. तो वहाँ पर बहुत सारी विविधता हमें देखने को मिलती थी, जिसमें धार्मिक संप्रदाय थे उनके अंतर्गत, साथ ही उनके द्वारा जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी उनमें, साथ ही वहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती थी. इसके अलावा वहाँ के जो लोग थे वो विविध प्रकार के पहनावे या पोशाक पहनते थे, विविध प्रकार की ड्रेस वो पहनते थे. The food and people ate, their forms of social organization and their types of settlements all reflected cultural diversity. अब रोमन एम्पायर के अंतर्गत जो पब्लिक थी, जो लोग थे, वो जिस तरह का खाना खाते थे, साथ ही वो जिस तरह के सामाजिक संगठनों के रूप में रहते थे, साथ ही वो जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, ये सारी चीज़ें रोमन एम्पायर की कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताते हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन डिफरेंट एरियाज़. अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी. जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो रोमन एम्पायर में भी ऐसा ही होता था. मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक कल्चर्स वर प्योरली ओरल, एट लीस्ट अनटिल ए स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड फॉर देम. तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और अधिकतर जो भाषाएं बोली जाती थी वो पूरी रूप से पूर्णतः मौखिक थी, ओरल थी, जब तक कि उनके लिए किसी लिपि या स्क्रिप्ट का आविष्कार नहीं कर दिया गया. ठीक है, जब तक कि उनकी लेखन कला का विकास नहीं हुआ, तब तक ऐसी भाषाओं को केवल ओरल रूप से, मौखिक रूप से बोला जाता था. उनका लिखित रूप से कोई दस्तावेज या कोई ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह नहीं था. एज लेट एज 5th century, आर्मीनियन बिगेन टू बी यूज एज रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. और काफ़ी देर से, लगभग 5वीं सदी में जाकर आर्मीनियाई भाषा को लिखित रूप में प्रयोग किया जाने लगा. तो 5वीं सदी में जाकर आर्मीनियाई भाषा को लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में, जिसकी स्क्रिप्ट थी, तो लिखित फॉर्म में आर्मीनियाई भाषा को 5वीं सदी में जाकर उसको प्रयोग किया जाने लगा. इन अदर एरियाज द स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस्ड द अदर वाइड स्प्रेड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. मतलब दूसरे क्षेत्रों में लैटिन भाषा ने स्थान ले लिया. ठीक है, लैटिन भाषा ने दूसरी भाषाओं का स्थान ले लिया, जो कि पहले से ही उस क्षेत्र में प्रसारित थी. पहले से जो दूसरी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उन सभी भाषाओं का स्थान बाद में लैटिन भाषा ले लेती है. ठीक है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द एंशियंट रोमन एम्पायर. प्राचीन रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक क्रियाकलाप. द रोमन एम्पायर हैड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर्स, माइंस, क्वारीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा. तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में आर्थिक आधारभूत ढांचा तैयार था, जिनमें बंदरगाह भी थे, खाने भी थी, खदानें भी थी, ईंट भट्टे वगैरह ये भी उधर होता था काम, और साथ में ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रियाँ भी वहाँ देखने को मिलती थी. तो ये सारे आर्थिक रूप से जो आधारभूत ढांचा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, वो रोमन एम्पायर के अंतर्गत मौजूद था.
Goods for trade consisted mainly wheat, wine, and olive oil, and they came from Spain, the Gallic provinces, the North Africa, Egypt, and Italy. तो जो सामान रोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, जैसे कि गेहूँ, शराब और जैतून का तेल, ये सभी अलग अलग देशों से, जैसे कि स्पेन से, गैलिक प्रांत से, नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट यानी मिस्र से और इटली से आते थे. दीज एरियाज़ हैड कंडीशंस बेस्ट सूटेड फॉर दीज क्रॉप्स. अब जो ये एरिया थे, जैसे स्पेन, गैलिक प्रोविंस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, यहाँ पर इन क्रॉप्स की बहुत अच्छी फसल पैदा होती थी, क्योंकि यहाँ की ज़मीन भी अच्छी थी और यहाँ की जो जलवायु थी या मौसम था वो भी इन क्रॉप्स के लिए अच्छा था. Spanish olive oil was a vast commercial enterprise that reached its peak in the year 140 to 160. तो स्पेन का जो जैतून का जो तेल था वो बड़ा विशाल व्यापारिक उद्यम बन गया था, जो कि 140 से 160 ईस्वी में अपने चरम पर, मतलब अपनी चोटी पर पहुंच गया था. अपना पूरा विस्तार इसने 140 से 60 के दशक में, 140 से 60 के साल में किया था. द रोमन एम्पायर इंक्लूडेड रीजन्स दैट हैड ए रेपुटेशन फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी, फॉर एग्जाम्पल कैम्पेनिया. तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि अपनी प्रतिष्ठा साथ और असाधारण उर्वरता के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, प्रतिष्ठित थे और मशहूर थे. फॉर एग्जाम्पल कैम्पेनिया, जैसे कि कैम्पेनिया इटली, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कैम्पेनिया एंड सिसिली इन इटली. उदाहरण के रूप में देखें तो इटली के अंदर कैम्पेनिया और सिसिली, ये दो शहर है. उसी तरह फ़ायूम एंड गैलीली इन इजिप्ट, मिस्र के अंदर फ़ायूम और गैलीली नामक जगह है. फिर बाइजेकियम जो कि ट्यूनीशिया में है. सदर्न गॉल, दक्षिणी गॉल. फिर बायेटिका जो कि दक्षिणी स्पेन में है. दीज एरियाज़ हैड बेस्ट कंडीशन क्रॉप्स. ये जो क्षेत्र थे वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ये क्रॉप्स पैदा होती थी, जैसे कि वीट हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया. तो ये फसलें बहुत ज़्यादा होती थी, इनके लिए ये जगह बहुत ज़्यादा सूटेबल होती थी. द लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन ए मच लेस एडवांस्ड स्टेट. तो जो बड़े बड़े हिस्से थे रोमन क्षेत्र के, वो बहुत ही कम उन्नत अवस्था में थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे. ट्रांसफॉर्मेशन वाज वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड ऑफ न्यूमीडिया, मॉडर्न अल्जीरिया. तो उसी तरह ट्रांसमेन मतलब ऋतु प्रवास बहुत व्यापक तौर पर न्यूमीडिया के ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, जो कि मॉडर्न अल्जीरिया में पाया. न्यूमीडिया जो कि मॉडर्न अल्जीरिया में है, ठीक है. एज रोमन एस्टेट्स एक्सपेंडेड इन नॉर्थ अफ्रीका, the pastures of those communities were drastically reduced and their movements more tightly regulated. देखिए, जब रोमन जागीरों का विस्तार हुआ नॉर्थ अफ्रीका के अंतर्गत, तो जो पास्चर लैंड थी या चरागाह जो थी, ठीक है, चरागाह के जो खाना बदोश चरवाहे थे, जो जानवर चराते थे, उनकी संख्या में बहुत ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा, बहुत भारी कमी आ गई, ठीक है. एंड देयर मूवमेंट मोर टाइटली रेगुलेटेड. साथ ही जो उनकी आवाजाही थी कि वो कहीं भी जाकर जानवर चरा सकते थे, इस तरह से उनकी जो आवाजाही थी, कहीं भी आने जाने की जो मूवमेंट था, उनको उन्होंने कंट्रोल कर दिया, उनको पहले से ज़्यादा नियंत्रित कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया और रेगुलेटेड कर दिया. Even in Spain, the north was economically
मच लेस डेवलप्ड। यहाँ तक कि जो स्पेन में भी जो उत्तरी क्षेत्र था जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही कम विकसित था। इन दीज एरियाज पीजेंट्री हु वर कैल्टिक स्पीकिंग लिव्ड इन हिल टॉप विलेजेस नोन एज कैस्टेला। तो इन क्षेत्रों में जो किसानों की आबादी थी जो कि केल्टिक भाषी थे, मतलब केल्टिक भाषा बोलते थे वो, ठीक है। तो वो पहाड़ियों की चोटी पर जो कि गांव, पहाड़ी की चोटी पर जो गांव थे वहाँ पर रहते थे, जिन गांवों को कैस्टेला कहते थे, ठीक है। इन द रोमन एम्पायर वाटर पावर वाज वेरी एफिशिएंटली यूज्ड अराउंड मेडिटेरेनियन एंड देयर वर एडवांसेस इन द वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत वाटर पावर का, पानी की शक्ति का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, उसका बहुत ही एफिशिएंटली बड़ी कुशलतापूर्वक उसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो भूमध्य सागर उसके आसपास की जो प्रगति हुई वह जल आधारित जो शक्ति थी उसके प्रयोग से ही हुई थी। जैसे कि वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी, उन्होंने जल शक्ति से चलने वाले मिल, इनका उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। द यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग, साथ ही उन्होंने जल शक्ति से जो खुदाई होती है, माइनिंग का काम होता है, उस तकनीक का उन्होंने उपयोग किया, ठीक है। इन स्पेनिक गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, जो कि स्पेन की जो सोने की और चांदी की खानें थी उनमें जल शक्ति का प्रयोग करते हुए नई तकनीक का प्रयोग किया, जिससे वो अपनी जो प्रगति थी उसको और ज़्यादा उसने तेज कर ली। नेक्स्ट है वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स एग्जिस्टेड। तो रोमन एम्पायर के अंतर्गत बहुत ही सुगठित और वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था उस समय मौजूद थी। उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को और ज़्यादा सुगठित और मजबूत बना लिया। लास्ट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी इंडिकेट्स दैट द रोमन एम्पायर हैड सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी। और व्यापक तौर पर जो पैसा है, धन है, उसका प्रयोग या मुद्रा है उसका प्रयोग यह बताता है कि रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा उन्नत या समुन्नत अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत वर्कर्स को, मजदूरों पर किस तरह से कंट्रोल रखा जाता था। देखिए, स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन एंशिएंट रोमन वर्ल्ड। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत या रोमन जो संसार थी, दुनिया था, प्राचीन रोमन दुनिया के अंतर्गत जो गुलामी थी या दासता की जो प्रथा थी उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जमी हुई थी। दो स्लेवरी वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड was greatly used as labor, but it was not always slaves that performed labor in the Roman economy। तो हालांकि यद्यपि गुलामी जो थी वह समाज द्वारा एक तरह से मान्यता प्राप्त था, जो कि बड़े पैमाने पर वहाँ उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि रोमन इकोनॉमी जो है पूरी तरह से जो स्लेवरी है उसी पर भी या दासों का जो श्रम है उसी पर ही डिपेंड करती हो, ऐसा भी नहीं है। वहाँ दास प्रथा तो थी, लेकिन पूरी तरह रोमन इकोनॉमी दास प्रथा पर या गुलामी या जो गुलामों के या दासों के जो श्रम होता है उसी के श्रम पर निर्भर हो, ऐसा नहीं है। एज पीस वाज एस्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी, द सप्लाई ऑफ स्लेव्स declined and users of slave laborers had to turn to slave breeding or cheaper substitutes such as wage labor which were easily dispensable। देखिए, जब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पहली सदी में शांति स्थापित हो गई तो उस सदी के दौरान स्लेव्स की आपूर्ति में, जो दास थे उसकी आपूर्ति में बहुत कमी आ गई, ठीक है। तो फिर क्या किया, दासों का प्रयोग करने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया,
स्लेव ब्रीडिंग कराना शुरू कर दिया, मतलब दासों का प्रजनन करवाकर गुलाम पैदा करने शुरू कर दिए। और चीपर सब्सटीट्यूट या फिर सस्ते विकल्पों पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया, सच एज वेज लेबर, जैसे कि वेतनभोगी मजदूर जो कि दिहाड़ी पर काम करते हैं, विच वर इजीली डिस्पेंसेबल, जो कि आसानी से जिनको बुलाया जा सकता है काम पर और जिनको आसानी से काम से छोड़ा भी जा सकता है, उससे काम से निकाला भी जा सकता है। तो उन्होंने वेतनभोगी मजदूरों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री लेबर वाज यूज्ड, और ज़्यादातर समय जो आज़ाद या जो गुलाम नहीं थे, ऐसे लेबरों का प्रयोग, ऐसे मजदूरों का प्रयोग किया जाने लगा। एज स्लेव्स हैड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड एंड मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर विच प्रूव्ड एक्सपेंसिव, क्योंकि जो गुलाम या दास होते थे उनको साल भर खाना भी खिलाना पड़ता था और साथ ही उनको साल भर का कुछ अन्य खर्चे भी उनके उठाने पड़ते थे। तो इस तरह से जो स्लेव या गुलाम जो होते थे उनको रखना बड़ा महंगा साबित हो रहा था, इसीलिए उन्होंने फ्री लेबर्स या जो मजदूरी पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको रखना शुरू कर दिया। दिस इज़ द रीज़न दैट द स्लेव्स वर नॉट एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर, यही कारण था कि स्लेव्स को, गुलामों को या दासों को खेती के काम में नहीं लगाया जाता था, क्योंकि वो काम साल ऐसे समय पर उनको रखने से उनको साल भर का खर्चा देना पड़ेगा, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, इसीलिए अपना खर्चा कम करने के लिए उन्होंने दासों को खेती के काम में नहीं लगाया। ऑन द अदर हैंड स्लेव्स एंड फ्री मैन वर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जॉब्स वेयर लेबर वाज नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, दैट इज़ एज बिजनेस मैनेजर्स। दूसरी ओर जो गुलाम होते थे, साथ ही जो फ्री मैन होते थे, मुक्त व्यक्ति, फ्री मैन मतलब ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, ठीक है, तो वो होंगे फ्री मैन। तो दूसरी ओर गुलाम और जो मुक्त व्यक्ति होते थे उनको व्यापक तौर पर जॉब्स में, कहाँ पर, जहाँ पर श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है, इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में, ठीक है, दैट इज़ एज बिजनेस मैनेजर, जैसे कि व्यापार प्रबंधक के रूप में उनको लगा दिया जाता था। तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो ऐसे जगह पर वे स्लेव्स और मुक्त व्यक्ति को लगा देते थे। देयर वाज ए प्रिजम्पशन दैट विदाउट सुपरविजन नो वर्क वुड एवर गेट डन। इसी तरह रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक आम धारणा यह थी कि बिना निरीक्षण या देखभाल के कोई भी काम ठीक से नहीं किया जा सकता, कि अगर हम किसी के ऊपर निगरानी नहीं रखेंगे तो वो काम ठीक से नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, ठीक है। सो सुपरविजन वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोथ फ्रीड स्लेव्स एंड स्लेव्स। इसीलिए दोनों प्रकार के लोगों के लिए या दोनों प्रकार के मज़दूरों के लिए, जो कि आज़ाद मज़दूर होंगे या फिर गुलाम मज़दूर होंगे, उन दोनों के लिए निरीक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, दोनों के ऊपर निगरानी रखी जानी बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर ए बेटर सुपरविजन द स्लेव्स वर ग्रुप्ड इनटू गैंग ऑफ 10। तो बेहतर सुपरविजन या बेहतर निरीक्षण के लिए दासों को 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता था, 10-10 के समूह में बांट दिया जाता था, सो दैट इट कुड बी ईजी टू सी हु इज़ पुटिंग इन एफर्ट्स एंड हु इज़ नॉट। तो 10-10 के ग्रुप में बांटने से उनको पहचानना आसान हो जाता था और यह पता लगाना भी आसान हो जाता था कि कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है, ठीक है, कौन तो मेहनत कर रहा है और कौन चुपचाप बैठ के काम चोरी कर रहा है। दिस मेथड वाज क्रिटिसाइज्ड बाय प्लिनी एंड दिस मेथड वाज क्रिटिसाइज्ड बाय प्लिनी द एल्डर। इस मेथड की वरिष्ठ प्लिनी ने आलोचना की है। ही वाज द ओपिनियन दैट द स्लेव गैंग्स वर द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन बिकॉज
Slaves who worked in gangs were usually chained together by their feet. तो इस मेथड की वरिष्ठ व्यक्ति था, एक विचारक था प्लिनी, उसने इसकी आलोचना की। तो उसका विचार ये था कि जो गुलाम है उनको ग्रुप में बांधने के लिए अक्सर जो ध्यान उसको उनको कंट्रोल करने के लिए जो ध्यान या निगरानी रखने के लिए जो तरीका वो अपनाते हैं वो सबसे ख़राब होता है, ठीक है। और इस तरीके की वजह से उत्पादन पर असर पड़ता है, उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि जिन गुलामों को ग्रुप में बांध कर रखा जाता है, ठीक है, निगरानी रखने के लिए उनको अक्सर बांध कर रखा जाता है जंजीरों से, ठीक है। जैसे 10 का ग्रुप बना कर रखेंगे तो 10 गुलामों को उनके पैरों से बांध कर रखेंगे, 10 लोगों के पैरों को आपस में बांध कर रखेंगे ताकि वो साथ में रहे, कहीं भी जाए तो साथ में जाए। इस तरह से उनको पैर को बांध कर रखा जाता था और इस तरह की निगरानी रखने को प्लिनी ने बहुत ख़राब बताया है, उसकी आलोचना की है, क्योंकि ग्रुप किसी भी व्यक्ति को जानवरों की तरह जंजीर से बांध कर रखना ठीक नहीं है, और जंजीर से बंद कर रहेंगे तो वो प्रोडक्शन में भी अपना योगदान ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑल्दो ऑल दिस लुक हार्श, yet similar principles of labor control are being enforced in most of the factories in the world today. हालांकि ये जो काम वो करते थे बड़ा कठोर दिखता था, फिर भी ऐसे ही सिद्धांत दुनिया के कई कारखानों में आज भी कंपनियां लागू करती है ताकि उन पर कठोर कंट्रोल वो कर सके और उन पर निगरानी रख सके। तो ये हालांकि बड़े कठोर कदम है, ऐसे नहीं होने चाहिए, फिर भी दुनिया की अधिकतर फैक्ट्रियां या कारखाने अपने मजदूरों पर कंट्रोल करने के लिए ऐसे नियम कानून लागू करती है। नेक्स्ट है डेब्ट कंट्रोल या डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट। डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऋण संविदा, डेब्ट यानी ऋण या कर्जा, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा या समझौता, ठीक है। Debt contracts were a type of agreements between the private employees and their workers. तो ऋण संविदा एक प्रकार का करार होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था या एग्रीमेंट होता था अपने निजी मालिकों के बीच में, साथ ही उस मालिक के अंतर्गत जो काम करते थे मजदूर या वर्कर्स, उन कामगारों के बीच में। In these debt contracts, it was claimed that the employees were in debt to their employers and as a result were under tighter control. तो इन ऋण संविदा के अंतर्गत यह दावा किया जाता था निजी मालिकों के द्वारा कि जो कर्मचारी है उसके अंतर्गत जो काम करते हैं उनके नीचे जो काम उनकी फैक्ट्री में या कहीं भी काम करने वाले, तो जो कर्मचारी होंगे उनके मालिकों के कर्जदार होंगे, क्योंकि वो उनको काम देता है, उनको रोज़गार देता है, तो वो सारे कर्मचारी उनके मालिक के कर्जदार होंगे। इसके परिणाम स्वरूप वे उसके मालिक के कड़े नियंत्रण में, कठोर नियंत्रण में होते थे। तो जैसा उनका मालिक उनको बोलता था वैसा उनको करना पड़ता था। ए लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज वेंट इनटू डेब्ट बॉन्डेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो बड़ी संख्या में रोमन एम्पायर के अंतर्गत जो फैमिलीज थी, परिवार थे, वो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता के जो दलदल था उसमें फंस गए और उसमें पूरी तरह जकड़ गए, मतलब पूरी तरह वो कर्जे में डूब गए। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल हायरार्कीज, सामाजिक श्रेणियाँ। टेसिटस ए रोमन हिस्टोरियन हैड डिस्क्राइब्ड द सोशल हायरार्की ऑफ द अर्ली एम्पायर। तो टेसिटस एक रोमन हिस्टोरियन था, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक इतिहासकार था। उसने रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रारंभिक साम्राज्य था उसकी सामाजिक श्रेणियों के बारे में इस प्रकार वर्णन किया है। टू हिम इन द अर्ली रोमन एम्पायर सीनेटर वर एट द टॉप। उसके अनुसार आरंभिक या प्रारंभिक रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो सीनेट के सदस्य थे, जिनको सीनेटर कहा जाता था, वह सबसे ऊपर आते थे। मतलब समाज के अंतर्गत जितने भी वर्ग होते थे उनमें सबके टॉप के, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, सबसे ऊपर सीनेटर माने जाते थे।
नेक्स्ट वर द लीडिंग मेंबर्स ऑफ इक्वेस्ट्रियन क्लासेस, और उनके नीचे, ठीक है, सीनेटर्स से नीचे इक्वेस्ट्रियन क्लास यानी घुड़सवार या अश्वारोही वर्ग आता था, जो कि सेना होती थी, जो सैनिक होते थे ना, घोड़े के ऊपर बैठकर लड़ाई लड़ते थे। तो सीनेटर के बाद उनका नंबर आता था सामाजिक श्रेणी में, सामाजिक वर्ग में, ठीक है, घुड़सवार या अश्वारोही वर्ग। रेस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ पीपल हु वर अटैच्ड टू द ग्रेट हाउसेज वाज नेक्स्ट इन द सोशल ऑर्डर। उसी तरह रेस्पेक्टेबल सम्मान्य वर्ग जो कि मध्यम वर्ग होता था, ठीक है, जो कि महान घरानों से जुड़े हुए थे, वो सामाजिक व्यवस्था में इक्वेस्ट्रियन क्लास के बाद आते थे, यानी घुड़सवार वर्ग के बाद में, तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर कौन आते थे? देन वाज द अनटाइडी लोअर क्लासेस एंड स्लेव्स केम टू द बॉटम। फिर लास्ट में चौथे नंबर पर आते थे बिल्कुल जो अनटाइडी या गंदे रहते थे, फुवर्ड निम्नतर वर्ग, ठीक है, निचली क्लास के लोग, और लास्ट में सबसे नीचे स्लेव्स आते थे, सबसे नीचे, ठीक है, जिनको गुलाम कहा जाता था, ठीक है। इन द 4th century by the time of Constantine first, the senators and equites had merged into an expanded aristocracy, and at least half of the families were of Eastern और अफ्रीकन origin। चौथी सदी में जाकर एक क्या हुआ, चौथी सदी में कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट का उस समय साम्राज्य था, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट उस समय का रूलर था। तो उसके समय में चौथी सदी में क्या हुआ, सीनेटर और घुड़सवार जो वर्ग थे फर्स्ट एंड सेकंड, वो दोनों मिलकर एकीकृत हो जाते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर एक एक्सपेंडेड विस्तृत अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द फैमिली, जो कि कम से कम रोमन साम्राज्य के परिवार के आधे से अधिक थे, या कम से कम आधे थे, ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द फैमिलीज वर ऑफ ईस्टर्न और अफ्रीकन ओरिजिन। अब जो अभिजात वर्ग थे, इनमें कम से कम आधे से या आधे से अधिक पूर्वी और अफ्रीकी मूल के लोग थे, ठीक है। इसका मतलब यही आया कि जो चौथी सदी में जाकर सीनेटर और घुड़सवार वर्ग मिलकर एक नया वर्ग बन जाता है, एकीकृत होकर एरिस्टोक्रेसी वर्ग या अभिजात वर्ग। इन अभिजात वर्ग के जो लोग थे, फैमिलीज थी, इनमें कम से कम आधे लोग ईस्टर्न और अफ्रीकन मूल के थे, मतलब पूर्वी या फिर अफ्रीकी मूल के लोग थे। लाइक सीनेटर्स, मोस्ट नाइट्स वर लैंड ओनर्स, बट अनलाइक सीनेटर्स many of them involved in business activities like shipping, trade and banking। सीनेटर्स की तरह ज़्यादातर जो नाइट्स या योद्धा होते थे वो जमींदार होते थे, ज़मीनों के मालिक होते थे, लेकिन सीनेटरों के विपरीत बहुत सारे जो नाइट्स होते थे वो बिजनेस एक्टिविटी में शामिल होते थे, जैसे कि शिपिंग, ट्रेड एंड बैंकिंग। शिपिंग मतलब जहाजरानी जो बिजनेस होता था, जहाज बनाने का, चलाने का, व्यापार करने का, और बैंकिंग का, ये अलग अलग वो काम भी आर्थिक रूप से जो क्रियाएं होती थी उसमें वो शामिल होते थे। दिस लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी वाज वेरी वेल्दी बट वाज लेस पावरफुल देन प्योरली मिलिट्री एलाइट्स। तो ये जो लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी आई, परवर्ती जो रोमन अभिजात वर्ग था वो बहुत ज़्यादा धनवान था, ठीक है। परवर्ती रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो एरिस्टोक्रेसी या अभिजात वर्ग का उद्भव हुआ सीनेटर और इक्वाइट से मिलकर, तो वो बहुत ज़्यादा धनवान तो था, लेकिन बहुत इनकी शक्ति कम थी, मतलब लेस पावरफुल थे, इनमें शक्ति कम रह गई थी देन प्योरली मिलिट्री एलाइट्स। किनकी तुलना में? विशुद्ध सैनिक सम्रांत या कुलीन लोगों की तुलना में। हु केम एंटायरली फ्रॉम नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड। तो ये जो प्योरली मिलिट्री एलाइट्स जो थे पूरी तरह से नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आते थे, गैर अभिजात वर्ग की पृष्ठभूमि से आते थे।
नेक्स्ट इन द सोशल हायरार्की वाज द मिडिल क्लास। सामाजिक पदानुक्रम में या सामाजिक जो पद होता था उस या वर्ग या श्रेणी जो होती थी उसके अंतर्गत अगला जो वर्ग था वो मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग था। ठीक है। इट कंसिस्टेड ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, प्रोस्परस मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। अब इस मिडिल क्लास के अंतर्गत जो लोग शामिल थे वो कौन कौन से थे? जो कि ब्यूरोक्रेसी में थे, नौकरशाही में जो थे, एंड आर्मी में, इसके अलावा सेना में जो लोग थे वो मिडिल क्लास में आते थे। प्रोस्परस मर्चेंट जो थे या समृद्ध या खुशहाल जो धनवान व्यापारी होते थे वो भी मिडिल क्लास में आते थे। एंड फार्मर्स, किसान जो खेती करते थे, ये भी मिडिल क्लास के ही लोग माने जाते थे। अकॉर्डिंग टू ओलंपियाडोरस, a historian of early 5th century, the aristocracy based in the city of Rome received annual income of up to 4,000 pounds of gold from their estates। तो 5वीं सदी के एक इतिहासकार थे ओलंपियाडोरस, उसके अनुसार रोम में रहने वाले जो कुलीन परिवार के लोग थे उनकी जो वार्षिक आय होती थी लगभग सोने के 4,000 पाउंड के सिक्कों के बराबर मानी गई है, जो कि वो उनकी अपनी एस्टेट से या अपनी संपदाओं से वो इनकम कमाते थे। ठीक है। दे आल्सो कंज्यूम्ड ग्रेन्स, इसके अलावा वो अनाज का उपभोग भी करते थे। वाइन्स एंड अदर प्रोड्यूस, शराब का उपभोग भी करते थे। एंड अदर प्रोड्यूस, इसके अलावा दूसरी उपजों का भी वो उत्पादन करते थे। ठीक है, उपभोग करते थे, साथ में उनको बेचते भी थे। ठीक है। विच इफ सोल्ड वुड हैव अमाउंटेड टू द 1/3 ऑफ द इनकम इन गोल्ड। तो वो जो जिन चीज़ों का उपभोग करते थे जैसे अनाज, शराब और दूसरे प्रोड्यूस का, दूसरी उपजों का, अगर उनको बेच दिया जाए तो जो उनकी साल भर की जो इनकम होती थी, जैसे 4,000 पाउंड उनकी इनकम होती थी साल में, उसका 1/3 तो इन्हीं चीज़ों से हो जाएगी। ठीक है। तो लगभग जो चीज़ें वो अपने खाने के लिए यूज़ करते थे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो इतनी होती थी कि उनके साल भर की इनकम का 1/3 मतलब 4,000 का तीसरा हिस्सा वो केवल अपने उपभोग के लिए ख़त्म कर देते थे, लगा देते थे। ठीक है। द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एट रोम ऑफ द सेकेंड क्लास वाज 1,000 और 1,500 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। अब जो मिडिल क्लास के जो लोग थे या सेकेंड क्लास के जो लोग थे उनके जो साल भर की कमाई होती थी वो लगभग 1,000 से 1,500 पाउंड के बीच, जो कि सोने के सिक्के थे, उसके बीच होती थी। बिलो द मिडिल क्लास देयर वर द वास्ट क्लास ऑफ कलेक्टिवली नोन एज हिमिलोर्स। ठीक है। तो मिडिल क्लास के नीचे एक विशाल वर्ग जो था वो सामूहिक रूप से हिमिलोयर्स यानी निम्नतर वर्ग कहलाता था। ठीक है। जिसमें दास वगैरह और जो निकृष्ट, जो गंदे लोग रह के या गंदे काम करते थे, है ना, गंदगी में रहते थे, इस तरह के लोग हैं हिमिलोर्स कहलाते थे, जो कि सबसे निचले पायदान पर थे सामाजिक वर्ग में। लिटरली इट मीन लोअर। तो हिमिलोर्स का शाब्दिक अर्थ है लोअर यानी नीचे या निचला वर्ग। दे कंसिस्टेड ऑफ रूरल लेबरर्स, वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स हु वर्कड फॉर ग्रेन्स एंड ऑलिव हार्वेस्ट and building industries, self-employed artisans who were in the better condition than the wage workers, a large number of casual laborers employed in big cities, and finally the slaves। अब हिमिलोर्स में कौन कौन से लोग थे देखिए। सबसे पहले रूरल लेबरर्स मतलब ग्रामीण मजदूर, गांव में काम करने वाले मजदूर। वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट मतलब उद्योगों में काम करने वाले, खानों में काम करने वाले जो मजदूर होते थे वो। साथ ही माइग्रेंट वर्कर्स हु वर्कड फॉर ग्रेन्स एंड ऑलिव हार्वेस्ट एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज।
अब कुछ प्रवासी मजदूर भी थे जो कि एक जगह से जाकर दूसरी जगह बस जाते थे काम की तलाश में, और वो अनाज और जैतून की फसल कटाई के रूप में मजदूर के रूप में काम करते थे। साथ ही जहाँ बिल्डिंग में का कंस्ट्रक्शन होता था, ठीक है, बिल्डिंग इंडस्ट्री, तो निर्माण कार्य जहाँ होता था ऐसे कार्यों में वो लग जाते थे। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस या स्वयं नियोजित जो कारीगर होते थे जो कि खुद का काम करते थे, ये लोग भी लास्ट की ह्यूमिलियर कैटेगरी में आते थे। हु वर इन बेटर कंडीशन देन द वेज वर्कर्स, तो सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस वेज वर्क जो मजदूरी में काम करने वाले मजदूर होते थे उनकी तुलना में बेहतर कंडीशन में होते थे, लेकिन फिर ये भी ह्यूमिलियर या निम्नतर वर्ग में आते थे। फिर ए लार्ज नंबर ऑफ कैजुअल लेबरर्स एम्प्लॉयड इन बिग सिटीज़, या बड़ी संख्या में बड़े शहरों में कभी कभी काम करने वाले मजदूर, कैजुअल लेबरर मतलब कभी कभी वो काम करते थे, ऐसे लोग भी आते थे। और लास्ट में स्लेव्स, अंत में जो दास या गुलाम जिसको बोलते हैं, वो भी इसी ह्यूमिलियर श्रेणी में या कैटेगरी में आते थे। नेक्स्ट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ लेट एम्पायर, ठीक है, उत्तरवर्ती साम्राज्य का अंतर्गत जो मौद्रिक प्रणाली थी, ठीक है, किस तरह से मुद्रा वगैरह करेंसी वगैरह काम करती थी, इसके बारे में ये, तो उत्तरवर्ती साम्राज्य के अंतर्गत मौद्रिक प्रणाली। द मॉनेटरी सिस्टम ब्रोक डाउन इन द लेट एम्पायर बिकॉज स्पेनिश सिल्वर माइंस वर एग्जॉस्टेड एंड द गवर्नमेंट रेन आउट ऑफ स्टॉक ऑफ द मेटल टू सपोर्ट ए स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर। तो क्या हुआ, परवर्ती साम्राज्य रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो मॉनेटरी सिस्टम थी, मौद्रिक प्रणाली जो थी, वो धीरे धीरे नीचे गिर गई या उसमें पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि स्पेन की जो सिल्वर माइंस थी, स्पेन के अंतर्गत जो चांदी की खानें थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई, ख़त्म हो गई या कमज़ोर हो गई, ठीक है। इसकी वजह से सरकार के पास चांदी की मुद्रा या चांदी के सिक्के बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चांदी नहीं बची, ठीक है, तो उन्होंने चांदी के सिक्के बनाने बंद कर दिए। दिस इज़ आल्सो लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डिनोमिनेशन इन गोल्ड, द सोलिडस। इसीलिए बाद में उत्तरवर्ती या परवर्ती जो साम्राज्य था उसमें चांदी के सिक्कों के बजाय नए मूल्य वर्ग जो कि सोने के सिक्के थे, तो नए मूल्य वर्ग सोने के सिक्कों में उन्होंने शुरू की, जैसे कि सोलिडस, जैसे कि सोने का एक सिक्का था जिसको सोलिडस नाम दिया गया था। उस समय का सिक्का था ये, सोने का सिक्का जो लगभग 4.5 ग्राम का था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हम ये लास्ट टॉपिक कवर कर लेंगे। धन्यवाद।